गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है OMU 2024 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड 2024 के DGMS के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो मेमोरी बेस्ड है। और बगल में आपको दिखाई दे रही है जो 2025 जून महीने में एग्जामिनेशन 3 जून से लेकर 7 जून के बीच में जो DGMS की एग्जामिनेशन होने वाली है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, माइनिंग मेट, कोल और मेटल माइंस का, उसकी नोटिफिकेशन कल निकलने वाली है। सरस्वती पूजा के दिन निकलने वाली है। आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का करने के लिए अपने आप को अलर्ट कर लीजिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास के साथ। तो यहाँ पर जो आपके सामने www.dgms.gov.in जो DGMS की वेबसाइट है, कल उसके वेबसाइट में आप खोल करके www.dgms.gov.in इस वेबसाइट में आप खोल करके जो DGMS की जो 3 जून से 7 जून 2025 को जो आपके एग्जामिनेशन सभी सब्जेक्ट की होने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाइए। मैं क्वेश्चन को शेयर करूं जो पिछले दिसंबर एग्जामिनेशन में आई हुई है, उसके पहले ही मैं बता दूं कि ये जो शॉर्ट समय में आपको अपने एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन करनी है, जिसमें 2 चीज आप मुख्य रूप से ध्यान रखिए। एक जो है आपको DGMS की जो सिलेबस है, DGMS की जो सिलेबस है उसको आपको ओवरऑल कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 150-100 क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो इसके सिलेबस को कवर करेगी, जिसको एक एक पॉइंट करके मैं आप कंटेक्ट करके कलेक्ट करके रख चुका हूं और आपको बारी बारी से एक एक करके समझाता जाऊंगा। साथ ही जो है दूसरी जो आपको ध्यान में रखनी है, जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है, जिसमें कि मैं बार बार कह चुका हूं कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर आप 3 या 4 ईयर का अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है कि ये पक्का हो जाएगी और आप एग्जामिनेशन में पास करके दिखाएंगे अपने आप को। तो लेकिन इसको मेमोरी में आपको कम से कम 3 रिवाइज जरूर करनी होगी। क्या DGMS सिलेबस और 4 ईयर का जो क्वेश्चंस है उसको 3 टाइम्स कम से कम अच्छे, जो अपने आप को जिनकी IQ लेवल अच्छी है, 3 रिवीजन जरूरी है, और जिनकी थोड़ी एवरेज है वो आपको 4 से 5 रिवीजन करनी होगी। तब जाकर के आपकी मेमोरी में बाकी सभी बैठेंगे। तो कल आप DGMS साइट खोल करके देखेंगे अपनी नोटिफिकेशन DGMS की और अपना तैयारी को इनिशिएट करेंगे। तो मैं लेकर के आता हूं जो पहला प्रश्न आपके सामने जो दिखाई दे रही थी स्क्रीन पर, जिसमें कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 किसका, OMU का 2024, जो कि मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो कैंडिडेट पिछले ईयर में पढ़ रहे थे उन्होंने अपने मेमोरी के आधार पर बताया है। तो यहां पर जो पहले क्वेश्चन जो बताया उन्होंने कि बिटुमिनस कोल का जो इग्निशन टेम्परेचर कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 454 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में दिया है 554 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी में दिया है, जो भी दिया हो उसको आप, यानी कि कोयला किस तापमान पर जलना स्टार्ट होती है, बर्निंग करना स्टार्ट होती है, उसका यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ तो राइट आंसर यहाँ पे 454 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगी। आप जैसे ही ए नंबर को आंसर को टिक लगाएंगे, आंसर गलत हो जाएगी फ्रेंड्स। हड़बड़ा करके आंसर को चूज नहीं करना है, उसके नीचे के ऑप्शन को जरूर एक बार पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या चीज, जो आपकी 850 फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, 850 फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ। तो यहाँ आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करके एक बार चेक जरूर कर लेनी है। जैसे फॉर्मूला सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से जो सेंटीग्रेड में चेंज करने की है वो क्या है, C/5 = F - 32/9।
इस फॉर्मूले से आप जब वो करते हैं तो 454, पहली चीज तो याद होनी चाहिए कि बिटुमिनस कोल की इग्निशन टेम्परेचर 454 होती है। तो यहाँ पर आप 454 जब आप रखते हैं और 5 से इसको डिवाइड करते हैं, फ़ारेनहाइट -32 को 9 से करके आप मल्टीप्लाई करते हैं तो F बराबर यहाँ 850 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आती है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटर चूंकि आपके एग्जामिनेशन में नहीं देता है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी मैथ्स की, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि फास्ट हम कर सकें, गुणा कर सकें। तो यहाँ पर 9 से इसको गुणा करना है, वो 5 को इससे जो है डिवाइड कर देनी है और फिर 32 को प्लस कर देनी है, तो ये आपको 850 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। तो यहाँ पर ए और सी जो भी यहाँ पर मैं मेमोरी बेस्ड के आधार पर रखा हूं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगी ये दोनों आंसर होगी जिसको ई में दिया हुआ है, तो उसको आप टिक लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी प्रश्न जो दी हुई है, आप जान गए कोल का इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन बिंदु, ज्वलन तापमान कितना, 454 डिग्री सेंटीग्रेड आप जो है ध्यान में रख लिए। अब यहाँ पर मैं दूसरी प्रश्न की चर्चा करता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा हुआ है वो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात कहा गया है। तो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, मैं प्रश्न को शेयर कर देता हूं। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, इसकी जो बात किया गया है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर की, पहले बात ये कि ये होती क्या है, ये चीज आप जान लीजिए। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल या बिटुमिनस कोल या जो भी आप कोल की बात करें, तो यहां पर क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, जैसे आप एक बर्तन लिए, जैसे ये जो है चाय का आपके यहाँ का बर्तन है, और उस बर्तन में जनरली हम लोग क्या रखते हैं, एक ग्लिसरीन रखते हैं। क्या रखते हैं? ग्लिसरीन। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ग्लिसरीन रखते हैं, जिसको बाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाथ। बाथ मतलब वैसे होता है क्या, नहाना, लेकिन हम लोग इसमें ग्लिसरीन रखे हुए हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक थर्मामीटर डाल देते हैं। थर्मामीटर का बल्ब कहाँ रहेगा? नीचे की ओर रहेगा, ताकि इसका टेम्परेचर हम लोग जो है मेजर कर सके। तो ये जो है थर्मामीटर है, THERO, थर्मामीटर, थर्मामीटर। तो ये जो है आप थर्मामीटर T1 कह दिए। अब यहाँ पर आप एक देखिए कि ये थर्मामीटर है आपका, जो है जो मेजर करेगा, इसमें ग्रेजुएटेड रहता है स्केल। अब एक जो है इस तरीके का एक परख नली, जो 11th 12th के आप जो केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरी है उसमें आप देखेंगे कि परख नली, टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब में आप कोल सैंपल को लेते हैं, कोल सैंपल, टेस्ट ट्यूब में आप कोल सैंपल को लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में ये है आपका क्या चीज, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, और इसमें आप कोल सैंपल लेते हैं। कोल सैंपल जो कि एक विशेष साइज का और एक विशेष वजन से आप जो है लेंगे, ये है आपका कोल सैंपल, कोल सैंपल, कोल सैंपल। और आप इसको क्या करते हैं, इसमें भी आप एक थर्मामीटर डाल देते हैं, एक थर्मामीटर इसमें भी डाल देते हैं। ये आपका थर्मामीटर क्या है, T2 है, ये आप थर्मामीटर T2 कहेंगे, थर्मामीटर T2 कहेंगे, जो कि ये भी जो है आपको क्या करेगी, मेजर करेगी टेम्परेचर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब जो अपना मीडियम है उससे जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बर्न करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले जो बात है जिसको ग्लिसरीन कह रहे हैं, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और ये ग्राफ के रूप में अगर शो करें तो ये जो ग्राफ होगी, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि ये पहले बाथ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और ये बाथ टेम्परेचर बढ़ने के बाद एक बार जो है क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये जो है किसका टेम्परेचर है, बाथ का टेम्परेचर, बाथ टेम्परेचर, जो कि अपने को इस थर्मामीटर से पता चलती है। फिर उसके बाद हम लोग ये जब कांस्टेंट होती है तो उसके बाद जो है कहिए कि धीरे धीरे ये कोल सैंपल का टेम्परेचर बढ़ जाती है, और कोल सैंपल का टेम्परेचर ये बढ़ते हुए जिस तापमान पे, ये किसका है, कोल सैंपल का टेम्परेचर, कोल सैंपल का टेम्परेचर, कोल सैंपल टेम्परेचर है। और ये कोल सैंपल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये जो क्रॉस करती है, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर समझ गए आप, कहेंगे आप क्या चीज, कि वह कोयले सैंपल का वह तापमान जिस पर बाथ टेम्परेचर को वह क्रॉस करती है, वो कहलाती है CPT, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर। जो कि कोयले के लिए जब हम लोग बात करते हैं, कोयले सीम का क्लासिफिकेशन, तो कोयले सीम की क्लासिफिकेशन डिग्रीनेस ऑफ गैसीनेस के आधार पे तो आप जानते ही हैं, लेकिन साथ ही जो है आपको क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर भी GSR में उसकी चर्चा की गई है। तो उसके लिए आपको याद रखनी पड़ती है क्या चीज, जिसमें हम लोग टेम्परेचर, कोयले सीम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम, क्लासिफिकेशन
ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर, मॉइस्चर कंटेंट एंड क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, सीपीटी जिसको कहते हैं। तो यहां पर जो आप इसके आधार पर जो करते हैं, जिसमें कि यहां पर क्लासिफिकेशन डिग्री कोयले सीम का तापमान के आधार पर वर्गीकरण। तो यहां पर पहला नंबर में आप ये कहते हैं कि जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड से, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, लेस देन का सिंबल है, तो इसको हम लोग डिग्री फर्स्ट कहते हैं। और जब ये 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, कौन, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, और 120 डिग्री से कम होता है तो ये जो है डिग्री थर्ड कहलाती है। जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, कहने का मतलब कि कोयला जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ ले रहा है, 120 डिग्री से पर ही जो है वो क्रॉस कर जा रहा है ब्रॉथ टेम्परेचर को, तो उसको हम लोग डिग्री 3 कहते हैं। और हाईली लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईली लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, हाईली लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोला जाता है। और यहां पर जब हम लोग इस मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट ये जो है 5% से इसमें ज्यादा होता है, 5% से ज्यादा होता है, एंड कहते रहे। तो एंड मॉइस्चर कंटेंट जो होगी वो 5% से ज्यादा होगी। यहां पर एंड आपको ध्यान में रखनी होगी कि मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज्यादा होगा। और यहां जब दूसरे नंबर में बात करते हैं तो 120 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में, और ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, एमसी है, मॉइस्चर कंटेंट है, ये 2 से 5% के बीच में होती है। तो इसको आप क्या कहते हैं? डिग्री सेकंड कहते हैं, यानी कि मीडियम लाइबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अब एक तीसरे नंबर की जब बात करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है क्या कहते हैं, 160 डिग्री से जब अधिक होती है क्या चीज, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, सीपीटी, और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो होती है कितना, 2% से कम, तो वो जो है हाईली लेस लायबल, डिग्री फर्स्ट कहलाती है, लेस लायबल टू स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह से 120 से 160 के बीच में जो टेम्परेचर होती है उसको ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं, या 120 160 जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन जो दी हुई हो उसके आधार पर उसको चूज कीजिएगा। तो मैं वो शेयर करता हूँ क्या चीज को, ऑप्शन को। तो यहाँ पर डीजीएमएस की जो दिखाई दे रही है वेबसाइट, उसके आधार पर आप उसको जो है चूज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं OMEU जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको दिखाई दे रही है, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। क्या है ये, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बिटुमिनस कोल 454 डिग्री से 850 फ़ारेनहाइट, 354 डिग्री सेंटीग्रेड 750 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर 454 डिग्री सेंटीग्रेड और 850 फ़ारेनहाइट, ए एंड बी बोथ आंसर आपको देनी है। दूसरा नंबर, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल इज लेस देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 160 डिग्री से बिटवीन 120 टू 140, बिटवीन 140 टू 160, एनी ऑफ दी अबव। तो यहाँ एनी ऑफ दी अबव को आप लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 अप्रैल 2025 2 अप्रैल को लास्ट डेट दिया हुआ है भरने के लिए। डीजीएमएस वेबसाइट पर जाकर के आप भर सकते हैं जो भी आपको एग्जामिनेशन देनी है उसके तहत। और मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उस पर साथ में जो न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 3/1/2025 सरस्वती पूजा के दिन से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे। अपनी एक अच्छी मोटी कॉपी बना करके उसमें माता सरस्वती का पूजन करके आप उसमें प्रारंभ कर सकते हैं मेरे साथ। कॉन्टैक्ट नंबर दिख रही है 9308063015 9308033015, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। क्लास वीडियो ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर क्लास। अगर किसी कारण से ड्यूटी चले जाते हैं, उस क्लास में अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्लास की बाद क्लास की वीडियो को भेज दी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में। वो भरमैन देखिए, ये क्लासेस 3/2/25 से 16/2/25 के बीच में ये 70 घंटे की क्लास है, जिसमें कि आपको टाइमिंग शेड्यूल आपको बता दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर
से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। वेंटिलेशन देखिए 17/2/25 से 2/3/25 के बीच में है। माइनिंग सरदार का 3/2/25 से 16/3/25 के बीच में है। इसी बीच में होली पड़ती है, तो होली के 1-2 दिन हम लोग जो है ऑफ रखेंगे। वर्किंग जो है देखिए 17/3/25 से 30/3/25 के बीच में है, तो वर्किंग की क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेजिस्लेशन 31/3/25 से 13/4/25 के बीच में है, और मशीनरी का 14/4/25 से 27/4/25 के बीच में है। तो ये 15 दिन की जो क्लासेस है, जो कि 70 घंटे की क्लासेस होगी, उसको ज्वाइन करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डीजीएमएस सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए दिखाई दे रही है, OMU 2024 मेमोरी बेस्ड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अबाउट डेवलपमेंट। मतलब कि यहाँ पर इस पर प्रश्न पूछी गई है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अबाउट डेवलपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कोल सिम। कोल सिम का डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं तो ऑप्शन ABCDE को तो पढ़ेंगे ही, उसका आंसर हम लोग देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो आपको रेगुलेशन 111 है, जिसमें कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो है उसके आपको कुछ विशेष परिस्थितियों में हमको परमिशन भी लेनी पड़ती है, और उसके जो लीगल रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है कि क्या क्या चीज जरूरत है आपको डेवलपमेंट, कोल सिम में डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि आपका पैनल तैयार करने के लिए। पैनल तैयार करना आप या तो ब्लास्टिंग गैलरी के लिए कर सकते हैं, आप लॉन्ग वॉल के लिए कर सकते हैं, आप बोर्ड एंड पिलर के लिए कर सकते हैं, या अन्य मेथड के लिए आप कर सकते हैं डेवलपमेंट। तो उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसमें CMR जो आपका 111 है। सबसे पहले इसी बात की भी चर्चा करते हैं। तो इसमें पिलर का जो आपको साइज है वो इस प्रकार से रखी जाती है कि पिलर बनाते समय, पिलर काटते समय और पिलर बनाने और काटने के बीच के समय में ये स्टेबल रहे, इसलिए इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग में हम लोग निकालते हैं, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। तो ये 3 पीरियड आपको जो 1, 2, 3 ये तीनों याद रखनी है, पिलर बनाते समय, पिलर काटते समय, पिलर बनाने और काटने के बीच के समय में इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये बात जो है आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जो गैलरी की साइज है, गैलरी की साइज है वो कभी भी 3 मीटर इंटू 4.8 मीटर से आप अधिक नहीं रखिए, जो सबको लगभग पता हो गया। माइनिंग सरदार ओवर 1 के कैंडिडेट अच्छे से याद करके रखेंगे, बाकी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वालों को तो याद ही है। तीसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं क्या चीज की, जब हम लोग बात करते हैं शेप की, SHAPE शेप, शेप की बात करते हैं। किसका शेप? पिलर का शेप, P फॉर पिलर का शेप। तो ये जो है साधारणतः कैसी होनी चाहिए? रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। अब हम लोग चौथे नंबर में जब बात करते हैं तो वो पिलर साइज की बात की जाती है, पिलर साइज की बात की जाती है। और ये पिलर साइज गैलरी विड्थ और किसके आधार पर दी गई है? गैलरी विड्थ और कवर, जिसको हम लोग डेप्थ के आधार पर हम लोग करते हैं। इसकी वीडियो अपलोडेड है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। 12 मीटर सबसे छोटी साइज की पिलर आप ध्यान में रखिए, 12 मीटर जो पिलर है वो, और ये जो है 48 मीटर, इसकी जो है ये 48 मीटर, 12 मीटर से 48 मीटर के बीच में पिलर की साइज है, जो 60 मीटर से कम, 60 से 120 मीटर, 60 से 90 मीटर, 90 से 150 मीटर। तो इसकी चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस साइज से कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक ही पिलर की साइज रखनी है। तो ये जो है आपका 111 में इसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग बात करते हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट जो बताई गई है, अगला रेगुलेशन जिसमें हम लोग 118 नंबर की बात करते हैं। तो 118 नंबर में जो आपकी मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग की बात किया गया है। तो मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग आपसे ये क्या पूछ सकता है? रेगुलेशन नंबर भी पूछ सकता है। कंटिन्यूअस सीम या कंटिन्यूअस वर्किंग कहा जाता है। तो मल्टी सेक्शन किसको कहते हैं? जब थिक सीम में आप माइनिंग करते हैं, थिक सीम में माइनिंग करते हैं। थिक सीम किसको कहते हैं हम लोग? जब हम लोग को मॉडरेट 1.5 मीटर से कम होता है तो उसको थीन बोला जाता है, थीन बोलते हैं। 1.5 मीटर से जो 4.5 मीटर के बीच होता है तो उसको मॉडरेट थिक बोलते हैं, मॉडरेट थिक बोलते हैं। MT कर रहा हूं, मॉडरेट थिक, इसको टी कर रहा हूं, थीन कह रहा हूं, थीन TH से थीन आप ध्यान रखिए। मॉडरेट थिक 1.5 मीटर से 4.5 मीटर के बीच हो गया। और थिक की जब बात करते हैं तो थिक जो है
4.5 मीटर से ये जो है 9 मीटर के बीच में आती है, जो डीजे देशमुख साहब ने इसको क्लासिफाई किया है। तो ये थिक वाली हो गई। और जो वेरी थिक कहलाती है, VT वेरी थिक, मतलब कि आपको 9 मीटर से जब अधिक हो जाती है तो वो जो है वेरी थिक सिम कहलाती है। तो थिक सिम में जब माइनिंग करते हैं या वेरी थिक सिम माइनिंग में करते हैं तो आपको कई सेक्शन में, आपको टॉप सेक्शन बॉटम सेक्शन में माइनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि ये कोयला सिम है जिसमें कि आपको ये 10 मीटर का है, 10 मीटर का है, तो हम बॉटम से जो है डेवलपमेंट करते हैं ये 3 मीटर का, 3 मीटर का। और यहां पर जो है हम लोग को पार्टिंग बीच में रखनी पड़ती है, तो हम लोग यहाँ 4 मीटर का पार्टिंग रख देते हैं, 4 मीटर का पार्टिंग रख देते हैं। और ये जो है 3 मीटर का टॉप सिम चलाते हैं। तो 3 3 6 4 10, तो ये जो है एक सेक्शन टॉप सेक्शन कहलाती है, टॉप सेक्शन, और दूसरी जो है बॉटम सेक्शन कहलाती है। तो इसमें जो है हम लोग इससे जब आपको माइनिंग करनी हो तो जिसमें कि पहला नंबर कहता है कि जब कोई भी ऐसे ऊपरी सिम में काम नहीं की जाएगी जिसके निचले सिम के ढहने की संभावना हो, कोलैप्स होने की संभावना हो, तो वो इसके लिए फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज जो है हम लोग कहते हैं कि दो सिमों के बीच की जो पार्टिंग होगी वो 3 मीटर से कम नहीं होगी, और जो है 3 मीटर से नॉट लेस देन, 3 मीटर से कम नहीं होगी। और जब दो सिमों में इस तरीके से काम करना हो, या जब हम लोग कंटिग्यूअस सिम की बात करते हैं तो ये तो थिक सिम की बात हो गई, थिक सिम की बात हो गई, थिक सिम की बात हो गई, थिक सिम की बात हो गई। जब हम लोग कंटिग्यूअस सिम की बात करते हैं तो उसके में डेफिनेशन में दिया हुआ है दूसरे नंबर में ही कि दो सिम जब 9 मीटर के अंदर स्थित होते हों तब उसको हम लोग जो है कंटिग्यूअस सिम कहते हैं। और जब ऐसे मल्टी सेक्शन में या कंटिग्यूअस सिम में जब काम करनी होती है तो उसके लिए एप्लीकेशन उत्पल शाह साहब को, यानी डीजी साहब को, डीजीएमएस साहब को एप्लीकेशन लिखते हैं। उस एप्लीकेशन के साथ आपको संलग्न करनी पड़ती है क्या चीज? प्रोपोज्ड प्लान की लेआउट, पहला चीज। दूसरी चीज क्या करनी पड़ती है? दूसरा चीज सरफेस से कवर, यानी सरफेस से कोल सिम की गहराई आपको दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तीसरा चीज उसके बीच की पार्टिंग कितनी है। चौथी चीज आपको सिम का डीप का अमाउंट कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है। उसके अलावा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आसपास कोई है क्या। जो प्रोपोज्ड लेआउट है उसकी 2 प्रतियां आपको उसके साथ लगानी पड़ेगी प्लान और सेक्शन की। तो इन सभी चीजों को, ये सभी चीजें आपको याद करके रखनी पड़ेगी। किसके लिए? मल्टी सेक्शन और कंटीन्यूअस वर्किंग में जब आपको काम करनी होगी तो उसके लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। और एग्जामिनेशन में पूछता है कि क्या नहीं शो किया जाता है जो प्लान और सेक्शन हम लोग जो है भेजते हैं या जब परमिशन लेते हैं तो ये 118 के तहत जो है। और यहां पर ही बताया गया है कि अगर 30 डिग्री से अधिक डाल है सिम का, यहां पर एक सब सेक्शन में बताई गई है कि पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी, जिसको सुप्रीम पोज्ड, वर्टिकली सुप्रीम पोज्ड बोला जाता है। जैसे आप यहां पर, मैं खड़ा हूं, मेरे नीचे में वाले फ्लोर पर जो है मेरे मित्र बैठे हुए हैं, तो ये एक जस्ट एक दूसरे के ऊपर जब रहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि वर्टिकली सुप्रीम पोज्ड है। तो गैलरी के ऊपर गैलरी और पिलर के ऊपर पिलर रखने की बात की गई। लेकिन अगर 30 डिग्री से अधिक ढाल है, 30 डिग्री से अधिक ढाल है, 30 डिग्री से अधिक ढाल है, तो उस केस में उसको वर्टिकली सुप्रीम पोज्ड रखना जरूरी नहीं है। तो ये जो आपकी सब रेगुलेशंस है इनको आप ध्यान में रखते हुए 118 का लीगल रिक्वायरमेंट को आप ध्यान में रखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं 119 की, तो 119 रेगुलेशन में ये बात कही गई है जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग नियर रेलवे रोडवे, वर्किंग नियर रेलवे रोडवे, वर्किंग नियर रेलवे रोडवे, वर्किंग नियर रेलवे रोडवे। तो जब आप कोई रेलवे लाइन है, कोई रोडवे लाइन है, जैसे कि ये रेलवे है लाइन है, तो यहां से आप 45 कदम चलिए। कितना कदम चलना है? 1 2 3 इस तरह से गिनते हुए 1 मीटर समझिए 1 कदम के बराबर है। तो यहां से 45 मीटर, 45 मीटर, ये आपको फिगर याद रखनी है। 45 मीटर के अंदर में विद इन, जिसको हम लोग कहते हैं विद इन 45 मीटर के अंदर में आपको कोई भी, जैसे ओपन कास्ट वर्किंग है, ये क्या है? बेंच है, OCM का बेंच है। तो ये जो आपकी वर्किंग है इसके आपके अंदर में आपको कोई बेंच को, ये बेंच को आप इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। किसके? रेलवे या रोडवे है या कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, कोई पब्लिक वर्क्स है, तो इस रेलवे रोडवे के 45 मीटर के अंदर आप बेंच को आगे नहीं बढ़ाएंगे या माइनिंग का काम नहीं करेंगे। ये बताई गई है वर्किंग नियर रेलवे रोडवे। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट हम लोग कहते हैं किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। जब हम लोग 119 के बाद 121 की बात करते हैं, 121 121 रेगुलेशन की बात करते हैं, तो इसमें वर्किंग नियर माइन बाउंड्री, वर्किंग
नियर माइन बाउंड्री, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री की बात किया गया है, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो माइन बाउंड्री है 122, ध्यान रखिए कि जो 122 रेगुलेशन है उसमें आपको ओपन कास्ट माइन के जो बाउंड्री है वो एक माइन का दूसरे माइन के बीच में बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, जो कि 7.5 मीटर कही गई है। उसी के साथ साथ अपना जो माइन का पार्ट होगा वो 7.5 मीटर होगा, बगल के माइन का पार्ट जो होगा 7.5 मीटर होगा। इस तरह से 15 मीटर से कम मोटाई का बाउंड्री ओपन कास्ट में नहीं छोड़ी, कम उससे नहीं छोड़ी जाएगी। तो ये तो हो गई 122 की। तो मैं बात कर रहा था वर्किंग नियर माइन बाउंड्री, जिससे संबंधित जो डीजीएमएस सर्कुलर है उसको भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वर्किंग नियर माइन बाउंड्री में जब बात करते हैं तो जैसे कि एक माइन है ये वाली और दूसरी माइन है ये वाली, तो इसमें जो ये मोटाई होगी, बाउंड्री का जो मोटाई होगा, जो सरफेस से गहराई है और जो गैलरी की चौड़ाई है, उसके आधार पर पिलर का साइज रखते हैं। तो अगर ये पिलर की साइज आपको 40 मीटर आ गई तो 40 मीटर के आप सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए और यहां से 20 मीटर जो होगी हाफ पिलर, जिसको कहा जाता है हाफ पिलर, ये प्रॉपर्टी आपको किसकी छोड़नी होगी, अपना ये इसका छोड़ना होगा, इस माइन का, ए माइन के मैनेजर को छोड़ना होगा और बी माइन के मैनेजर को भी हाफ पिलर छोड़नी होगी, हाफ पिलर छोड़नी होगी। जैसे दो खेतों के बीच की जो आरी कहलाती है या मेड़ कहलाता है, वो मेड़ की मोटाई कितनी होनी चाहिए, एक पिलर के मोटाई के बराबर होनी चाहिए और आधा पिलर जो भाग होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो ये ए माइन का होगा और दूसरी जो हो बी माइन का होगा। अगर इसमें जो ऑब्जेक्शन लगती है बी माइन के द्वारा तो उस केस में कहता है कि नहीं भाई, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है यहां नहीं है, ये बाउंड्री यहां नहीं है, यहां है। तो इस केस में जो ये क्या हो गई आपके डिस्प्यूट हो गई, डिस्प्यूट बाउंड्री कहलाती है। तो इस केस में ये वाले जो मैनेजर होंगे इनको इसी को मानते हुए आधा पिलर को छोड़नी है, इसके अंदर में कोई काम नहीं करनी है। इस तरह से एक पिलर मोटा हम लोग जो है अंडरग्राउंड के लिए छोड़ा करते हैं। और अगर ये कहते हैं कि नहीं मेरी यहां है तो फिर इनको भी, बी को भी जो है यहां माननी होगी। तो ये डिस्प्यूट हो गई, डिस्प्यूट बाउंड्री जब तक ये रहती है तब तक जो है वो डिस्प्यूट बाउंड्री को ही मान करके उसमें आपको आधा पिलर दूरी तक भीतर में अंडरग्राउंड में कोई डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो ये वर्किंग नियर माइन बाउंड्री की बात हो गई। जब हम लोग बात करते हैं इसी से संबंधित डीजीएमएस सर्कुलर की, तो उसको भी साथ में आपको देखनी है, पढ़नी है। अब हम लोग बात करते हैं 122 की, जिसकी मैं बता चुका हूं कि वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइन, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइन। तो इसमें 15 मीटर आपको याद रखनी है, पार्टिंग कितनी होनी चाहिए, सरफेस में 15 मीटर होती है, जिसमें 7.5 मीटर ये माइन का होगा और 7.5 मीटर बी माइन का होगा। तो इस तरह से वर्किंग नियर ओसीएम बाउंड्री ये हो गया आपका 122 नंबर। ये फिगर आपको ध्यान में रखनी है। आधा जो है आपको छोड़ना है किसके लिए, बाउंड्री के लिए, ए माइन के मैनेजर को और बी माइन के मैनेजर को भी 7.5 मीटर छोड़नी है। तो ये हो गया 122। अब 137 की बात करते हैं। तो 137 वैसे वेंटिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग 137, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो यानी कि स्वतः तपन के संबंध में जो सावधानियां की बात करते हैं। तो इसमें जो आप पैनल का निर्माण करते हैं, पैनल का निर्माण कहने का मतलब पैनल का जो साइज होता है, ये पैनल बाउंड्री कहलाती है, पीबी इसको कह दे रहे हैं पैनल बाउंड्री, ये भी जो है पीबी है, पैनल बाउंड्री है। तो इसमें पिलरों की संख्या ठीक उतनी ही रखी जाती है, पिलरों की संख्या उतनी ही रखी जाती है जितना कि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर इसको जो है निकाला जा सके। और ये चीज कही गई है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि आग का प्रथम संकेत जो मिलने वाली होती है, जिसमें कि वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती है। लोकल फॉल, पहला लोकल फॉल होने से लेकर जब स्लाइस खत्म होता है, पहला स्लाइस जो लेते हैं और आप जो है गोफेज तैयार करते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉल होती है। तो फर्स्ट फॉल से लेकर के जो आग का प्रथम संकेत मिलता है कोयले के अंदर, तो उसके बीच का पीरियड जो है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है आपका, अगर कितनी उसके हिसाब से आपको जो है, तो हम लोग 137 के आगे हम लोग 147,
149 का 6 नंबर हम लोग बात करते हैं। 147 में 1.5 मीटर जो लंबा बोर होल, जब 30 मीटर किसी गैस हो पाए जाने वाले जगह के नजदीक में कोयला सिम हमारा फेस पहुंच जाता है तो वो इरप्शन के अगेंस्ट में जो है हमको सावधानी बरतनी है। 1.5 मीटर का अगुआ होल जिसको कहते हैं। 149 का 6 में 15 मीटर, जब ओपन कास्ट माइन का जब आप किसी रिवर नदी के किनारे पहुंचते हैं तो आपको 15 मीटर की हार्ड कवर छोड़नी पड़ती है। 150 के 3 में बोला गया है कि अंडरग्राउंड माइन में 60 मीटर की दूरी पर कोई अगर पानी या लिक्विड मैटर बह करके आने की फेस पर संभावना है तो चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे नीचे हो, उसके 60 मीटर के अंदर में फेस को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि इस उत्पल साहब से आप परमिशन नहीं ले लेते। उसी तरह से 171 का जो 2 और 3 सब रेगुलेशन है, 171 के 2 और 3 में मुख्य सुंद और मेन सुंद जिसमें कि आपको कही गई 3 मीटर, जिसमें कि मैं इसको अगले में जो है इसकी चर्चा करूंगा। डीजीएमएस सर्कुलर सीएमआर 121 का डीजीएमएस सर्कुलर फॉर हार्ड कवर के लिए जो उसकी हार्ड कवर अपने को 7.5 मीटर होनी ही चाहिए। सरफेस से कोल सिम तक जो है 7.5 मीटर होनी ही चाहिए। अगर 7.5 से 15 मीटर के बीच में हार्ड कवर है तो फिर आप उत्पल साहब से परमिशन लेकर के आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। डीजीएमएस सर्कुलर फॉर सीएमआर 121 में जो हम लोग बात करते हैं उसके संबंध में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिर्जा सर माइनिंग क्लास की जो क्लासेस है जो चल रही है उसको ज्वाइन करिए और अपने एग्जामिनेशन को पास करिए। इस वीडियो को अगर पसंद पड़ती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करके दिखा दे रहा हूँ कि ये जो क्लासेस की शेड्यूल है जिसमें कि आपके सामने ये दिखाई दे रही है। न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, ये जो दिखाई दे रही है कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास वीडियो, विनिंग एंड वर्किंग की टाइमिंग, वेंटिलेशन, लेजिलेशन, ओवरमैन, मशीनरी, माइनिंग सरदार की टाइमिंग दिखाई दे रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।